मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देश का वो सबसे घिनौना केस है जिसमें सरकार खुद छोटी बच्चियों के बलात्कार को स्पॉन्सर करती थी। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। इमेजिन करके देखो कि सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता और आईएएस जैसे अधिकारियों की मिलीभगत से एक शेल्टर होम चल रहा हो, जहां बच्चियों को जब मन करे तब नोच लिया जा रहा हो और उन्हें नेताओं और अधिकारियों को नोचने के लिए परोसा भी जा रहा हो। सुनकर लगेगा कि ये किसी डार्क पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म का प्लॉट है, लेकिन अफसोस ये सच्चाई है दोस्तों। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें कही और दिखाई हुई चीजें आपको अंदर से भ्रमित कर सकती हैं। नीतीश कुमार के सुशासन को शर्मसार करने वाला एक ऐसा तूफान आया है कि पूरा देश सन गया। मैंने कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो पढ़े हैं, रिसर्च पेपर, मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स और सीबीआई की जो चार्जशीट है वो सारी चीजें पढ़ी है, और इन सारी चीजों की जो कॉपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा। और इस टॉपिक को आप मेरी पार्टी तेरी पार्टी इस तरीके से मत देखिएगा, क्योंकि बालिका गृह कांड से किसी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमारे बिहार का नुकसान हुआ है, उसकी छवि का नुकसान हुआ है। ये केस बिहार का वो केस है जिसमें वो बच्चियां एक तरफ थी जिनके साथ बलात्कार हुआ, और दूसरी तरफ वो सरकार और उनकी सिस्टम खड़ी थी अपने आप को बचाने में। सीबीआई ने पूरी कोशिश की कि वो बड़े बड़े नामों को बचा लें, लेकिन आज हम उन बड़े नेताओं के नामों का खुलासा करेंगे जिन्हें सीबीआई ने बचा लिया। जाहिर सी बात है कि सीबीआई की कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी, लेकिन हमारी नहीं है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अपने नेताओं, अधिकारियों, पुलिस और जांच एजेंसियों का सच पता चले। आप बस पूरी वीडियो देखिए, आज एक एक नामों का खुलासा होगा। This is big story breaking here. The mass rape of 34 children in Bihar's Muzaffarpur. बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा रेप कांड के मामले में अब हत्या और शव को दफनाने की बात भी सामने आ रही है। अनाथ का मतलब समझती हो, जिसका कोई नाथ नहीं। तुम लोग है कि नहीं है किसी को नहीं पता। साल 2016 एक 12 वर्ष की बच्ची अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी। तभी ट्रेन के भीड़ में ये बच्ची भटक जाती है। कृपया ध्यान दीजिए। और उसके बाद ये बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच जाती है। वहां वो स्टेशन पर ही रहती है और अपने माता पिता की आसरा देखती है। फिर एक दिन एक औरत उसे रोते हुए देखकर उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती। जिसके बाद वो औरत उस बच्ची को पास के ही बालिका गृह में पहुंचा देती है। वहां जाने के बाद उस बच्ची को पता चलता है कि वहां उसकी जैसी कई बच्चियां हैं जो कभी गुमशुदा हुई और अपने माता पिता के पास आज तक पहुंच नहीं पाई हैं। जब वो वहां पहली बार जाती है तो बाकी बच्चियां उसे फौरन वहां से भाग जाने को कहती हैं और उसे बताती है कि यहाँ सभी लड़कियों के साथ जबरदस्ती गलत काम होता है। ब्रजेश ठाकुर यहाँ का मालिक है और वो नियमित रूप से लड़कियों का बलात्कार करता है। आज तो और लड़की को लेके गए, कल तुमको लेके जाएंगे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से जान बचा के भागो। सीबीआई को दिए बयान के अनुसार एक लड़की बताती है कि कैसे ब्रजेश ने एक लड़की को मारकर टंकी में डाल दिया था। बाद में उसे बोरे में भरकर बाहर फेंकने ले गए। जब किसी ने पूछा तो बताया कि कुत्ता मर गया है, उसी को फेंकने ले जा रहे हैं। एक और लड़की का कहना था कि मैं 3 तल्ले से 2 तल्ले पर आई तो मर्डर होते हुए देखी, फिर दौड़कर मैं 3 तल्ले पर आ गई। एक और लड़की बताती है कि ब्रजेश सर ने एक लड़की को सरिया से उसके सर पर पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद विकास और गुड्डू उसके लाश को गाड़ी में डालकर कहीं ले गए। उसके बाद से उस लड़की को मैंने उस घर में कभी नहीं देखा। एक और लड़की ने सीबीआई को बताया कि ब्रजेश ने मुझे एक दिमागी रूप से कमजोर लड़की को गला घोटकर मारने को कहा। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं डर गई क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए मैंने उस लड़की की गला घोटने की कोशिश की। लेकिन जब उसकी सांसें रुकने लगी तब मैं घबरा कर उसे वहीं छोड़कर भाग गई। अगले दिन करीब 4 से 5 बजे ब्रजेश सर शेल्टर होम आए और बाद में जानवी आंटी जो वहाँ की केयर टेकर थी वो मेरे पास आई और मुझे डांटते हुए कहा कि तुमने कल उसे कैसे मारा था, वो तो अभी तक जिंदा थी। तो मैंने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ, तो जानवी आंटी बोली कि ब्रजेश सर ने उसे खत्म कर दिया। पंद्रह अगस्त 1947 हमारे देश को आजादी मिली। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. और जैसे जैसे साल बीते हमारे देश में गरीबी बढ़ती ही गई। घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे मामले आम होते गए।
इसीलिए साल 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार शॉर्ट स्टे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स स्कीम लेकर आई, जिसे आज हम लोग शेल्टर होम के नाम से जानते हैं, जिसका काम उन लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा करना और रहने की सुविधा देना था जो पारिवारिक हिंसा, शोषण, सामाजिक बहिष्कार जैसे खतरे की सामना कर रही थी। और इन शेल्टर होम्स को चलाने का जिम्मा अलग अलग एनजीओज को दिया गया। लेकिन असल कहानी शुरू होती है साल 2017 से। बिहार समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद, ये अतुल प्रसाद को याद रखिएगा क्योंकि ये इस केस में आगे बार बार आएंगे, तो ये चाहते थे कि बिहार में चल रहे सभी शेल्टर होम्स की स्थिति की जानकारी इन्हें हो, और इसीलिए उन्होंने TISS के बिहार हेड क्याम मासूमी से इसके बारे में बातचीत की और एक ऑडिट रिपोर्ट करने का जिम्मा उन्हें सौंपा। इससे पहले कि मैं आगे की डिटेल्स बताऊं, थोड़ा TISS के बारे में आपको बता देता हूं। तो TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एशिया की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूट है जो सोशल वर्क के क्षेत्र में काम करती है। इसी टीस की एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है कोशिश, जिसे मोहम्मद तारिक ने शुरू किया था, जो साल 2006 से भिखारियों और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पुनर्वास के लिए काम कर रही है। टीस की इसी कोशिश इकाई की टीम ने बिहार के कुल 38 जिलों के 110 शेल्टर होम का इंस्पेक्शन किया और 15 मार्च 2018 इसी तारीख को टीस ने ऑडिट रिपोर्ट बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। टीस की रिपोर्ट को कुल 3 हिस्सों में बांटा गया था: बेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सेवा संकल्प एवं विकास समिति NGO जो मुजफ्फरपुर की शेल्टर होम चला रही थी, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी कि आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में पाई गई। ऑडिट रिपोर्ट कुल 100 पन्नों की थी, लेकिन रिपोर्ट का पेज नंबर 51, यहाँ दावा किया गया कि मुजफ्फरपुर में चल रहे शेल्टर होम्स में लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है। रिपोर्ट मार्च के बसंत में आई और उसके बाद अप्रैल और मई की गर्मी आ चुकी थी, लेकिन नीतीश सरकार इस रिपोर्ट को लेकर ठंडी ही दिखी। रिपोर्ट डिपार्टमेंट के हाथ लगते ही बड़े लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हो गई थी और FIR दर्ज होने से पहले ही बहुत सी लड़कियों को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से निकालकर अलग अलग शेल्टर होम में ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ लड़कियों को नेपाल भी भेजा गया। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे कि वो लड़कियां आखिर कौन थी और आखिर वो क्या बात जानती थी जिसे छिपाने के लिए उन्हें जांच से दूर रखा गया। जो टिस की रिपोर्ट है वो उजागर क्यों नहीं हो रही? आज वो बच्चियां कहां पर हैं? किसी को नहीं मालूम है और सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। जब कुछ लोकल पत्रकारों ने इस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आवाजें उठानी शुरू की, तब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस ऑडिट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन को अपने सभी जिलों के रीजनल अधिकारी के पास भेजा और तत्काल एक्शन लेने का आदेश दिया। 31 मई 2018 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के असिस्टेंट डायरेक्टर दिवेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर महिला थाना में FIR लिखवाते हैं, लेकिन शुरुआती FIR में ब्रजेश ठाकुर या किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाया जाता है। FIR की ओरिजिनल कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगले ही दिन 1 जून को महिला थाने की थानेदार ज्योति कुमारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जब शेल्टर होम में छापा मारती हैं, तो उन्हें ब्लड स्टेन, कॉन्डम और सेक्सुअल स्टिमुलेंट्स जैसी कई इलीगल दवाएं मिलती है। और इसके 2 दिन बाद 3 जून 2018 को शेल्टर होम के मालिक ब्रजेश ठाकुर को पॉस्को एक्ट के तहत बिहार पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इससे पहले कि मैं आगे की डिटेल्स बताऊं, आइए ब्रजेश ठाकुर के लाइफ के कुछ पन्ने पलटते हैं। साल था 1982। ब्रजेश ठाकुर के पिता राधा मोहन ठाकुर एक हिंदी अखबार प्रातः कमल शुरू करते हैं, जिसके थ्रू उन्होंने बड़े बड़े नेताओं से अच्छे संबंध बनाए और प्रॉफिट भी कमाया। धीरे धीरे राधा मोहन मुजफ्फरपुर में अपना वर्चस्व बनाते गए और फिर वो ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन भी बने। राधा मोहन एक बार न्यूज प्रिंट स्कैम में गिरफ्तार भी हुए थे। जब पिता की मौत हो गई तो विरासत संभालने का जिम्मा आया ब्रजेश ठाकुर पर। पैसे पहले से ही थे और पिता का रसूख भी था, तो ब्रजेश ने कमान हाथ में आते ही अखबार से एक कदम आगे बढ़कर राजनीति में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। 1993 में जब बिहार के चर्चित नेता आनंद मोहन ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई, तो ब्रजेश ठाकुर उसमें शामिल हो गया। 1995 के विधानसभा चुनाव में ब्रजेश बिहार के मुजफ्फरपुर के कुरहनी विधानसभा सीट से बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा। उसके सामने थे RJD के गद्दावर नेता बसावन प्रसाद भगत। वो वक्त लालू प्रसाद यादव का था और उस वक्त आनंद मोहन की पार्टी को अगड़ों यानी कि सवर्णों की पार्टी के तौर पर देखा जाता था। चुनाव में अपराधियों का वर्चस्व था और जीत उसी के खाते में जाती थी जिसके सर पर बाहुबली का हाथ होता था। इस चुनाव में ब्रजेश के लिए एक बाहुबली का पैगाम आया कि ब्रजेश चुनाव ना लड़े, वरना उसके लिए ये
आखिरी चुनाव साबित होगा। उस बाहुबली का नाम था अशोक सम्राट। अशोक सम्राट जुर्म की दुनिया का वो नाम था जिसके पास उस वक्त ऐसे ऐसे हथियार थे जिसके बारे में बिहार पुलिस ने सुना तक नहीं था। ये वो बाहुबली है जो बिहार में न सिर्फ पहली बार AK-47 राइफल लेकर आया, बल्कि उस दहशत ऐसी थी कि पुलिस वाले भी उसका रास्ता छोड़ दिया करते थे। इसी अशोक ने ब्रजेश को सीधे सीधे चुनाव ना लड़ने की धमकी दी। अशोक की धमकी पर ब्रजेश जब तक अपना नाम वापस लेता, नाम वापसी के दिन बीत गए। लेकिन इसके बाद ब्रजेश ने इस चुनाव से अपने आप को अलग थलग कर लिया। जब नतीजा आया तो बसावन प्रसाद भगत चुनाव जीत गए और ब्रजेश ठाकुर को सिर्फ 202 वोट मिले थे। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में ब्रजेश एक बार फिर कुरहनी से चुनाव लड़ने उतरा, लेकिन इस बार उसे अशोक सम्राट का डर नहीं था क्योंकि हाजीपुर पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस बार ब्रजेश ने जमकर चुनाव प्रचार किया और खूब पैसे भी खर्च किए, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाया। इस बार भी बसावन प्रसाद भगत चुनाव जीत गए, लेकिन ब्रजेश इस बार दूसरे नंबर तक आ गया था। लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी ब्रजेश सियासत का मुंह छोड़ नहीं पाया, जब तक कि एक बाहुबली ने AK-47 से उस पर गोलियां न चलवाई। 2001 में जब जिला परिषद के चुनाव होने थे तो ब्रजेश उस चुनाव में भी उतर गया, लेकिन इस बार भी ब्रजेश के सामने एक बाहुबली नेता आ गया। नाम था शाह आलम शब्बू। वही शाह आलम शब्बू जो इस वक्त नबरूना हत्याकांड के मामले में जेल में बंद है और इस केस की जांच भी CBI कर रही है। तो शाह आलम ब्रजेश के सामने चुनाव में उतर गया। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन शब्बू को पता चला कि ब्रजेश ने अपने गांव पचदही और उसके आसपास के गांव में बूथ कैप्चरिंग करवा दी है। उस वक्त बूथ कैप्चर होना बिहार में आम बात हुआ करती थी और इसके बाद हथियार लिए कुछ लोग पचदही पहुंचे और ब्रजेश के घर को निशाना बनाकर आधे घंटे तक फायरिंग करते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फायरिंग AK-47 से की गई थी। चुनाव में शाह आलम शब्बू की जीत हुई और ब्रजेश अंडरग्राउंड हो गया। 2005 में ब्रजेश फिर से विधानसभा चुनाव लड़ता, लेकिन इससे पहले ही आनंद मोहन ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके बाद ब्रजेश के चुनाव लड़ने के रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी ब्रजेश की आनंद मोहन के साथ नजदीकियां बरकरार रही। साथ ही RJD और JDU के कई नेताओं के साथ ब्रजेश का लगातार उठना बैठना लगा रहा। साल 2005 में ब्रजेश ठाकुर के बड़े बेटे राहुल आनंद की जन्मदिन पार्टी में बिहार के CM नीतीश कुमार भी शिरकत करते हैं। अपनी राजनीति में विफलता के बाद ब्रजेश ठाकुर ने अपने पहुंच का फायदा उठाते हुए शेल्टर होम और पब्लिक टॉयलेट जैसे कई प्रोजेक्ट का टेंडर लेना शुरू किया। साल 2012 में ब्रजेश ने अपने पिता की अखबार प्रातः कमल को आगे बढ़ाते हुए एक अंग्रेजी अखबार न्यूज नेक्स्ट और एक उर्दू अखबार हालते बिहार को शुरू किया। ब्रजेश अब 3 अखबार चला रहा था और ये तीनों अखबार एक ही बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से चल रहे थे। इसके 1 साल बाद 2013 में इसी बिल्डिंग के दूसरे और तीसरे तल्ले पर शेल्टर होम खोलता है। ब्रजेश के NGO सेवा संकल्प एवं विकास समिति को पिछले 1 दशक में सरकार से 4.5 करोड़ रुपए मिले थे। ब्रजेश ने अपनी अखबार की डेली 60,000 से ज्यादा प्रिंटिंग बताकर सरकार से सरकारी विज्ञापनों के नाम पर 30 लाख रुपए सालाना ले रहा था, जबकि उसके प्रेस में सिर्फ 300 अखबार डेली छपते थे। अखबार बिक नहीं रहे थे, लेकिन विज्ञापन के नाम पर सरकार से लाखों की कमाई की जा रही थी। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रजेश बिहार सरकार के 2 सलाहकार समितियों का सदस्य था। आपको बता दूं कि ब्रजेश ठाकुर उस वक्त बिहार सरकार की उस मान्यता समिति का भी सदस्य था जिसका काम पत्रकारों को मान्यता देना था। जब 1 जून को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में पुलिस ने छापा मारा तो वहां से उन्हें 44 लड़कियां मिलती हैं, जिनमें से 42 लड़कियों को मेडिकल के लिए PMCH पटना लाया गया। 20 जुलाई 2018 को मेडिकल रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह पता चला कि 42 में से 34 लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया है। इस केस की पहली IO यानी कि जांच अफसर ज्योति कुमारी और मुजफ्फरपुर DSP मुकुल रंजन ने शुरुआती जांच के बाद कई सारे खुलासे किए, जिसमें लड़कियों को अलग अलग अधिकारियों और नेताओं के पास पहुंचाने की बात हो या फिर सेक्स रैकेट की खुलासे की बात हो। 28 जुलाई 2018 को मुजफ्फरपुर DSP मुकुल रंजन इस केस की चार्जशीट को निचली अदालत में दायर करते हैं और इत्तेफाक ये देखिए कि उसी दिन शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिफारिशों के आधार पर CBI ने बिहार पुलिस से एक केस अपने हाथ में ले लिया। केस को CBI को सौंपने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ब्रीफिंग के दौरान नीतीश मीडिया को बताते हैं कि शेल्टर होम से संबंधित सभी डिसीजन चीफ सेक्रेटरी के लेवल
लेवल पर लिए गए थे, ना कि कैबिनेट के लेवल पर। TISS को हम नहीं जानते और न TISS को एंगेज किया हमने, यानी सरकार मंत्रिमंडल के स्तर पर। यह सब नहीं हुआ, यह हुआ है समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर। इस केस की FIR लिखवाने वाले CWC अधिकारी दिवेश कुमार शर्मा कहते हैं कि दिसंबर 2017 तक राज्य सरकार द्वारा सीधे शेल्टर होम को फंड ट्रांसफर की जाती थी। इससे साफ होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बालिका गृह कांड से अपनी कैबिनेट को दूर रखना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद को और अपनी कैबिनेट को इस केस से ज्यादा दिन तक दूर रख नहीं पाते हैं। और कैसे नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों का इस केस में नाम आता है, आगे जानेंगे। बच्चियां गायब करा दी जा रही हैं, मार दिया जा रहा फेंक के। 40 बच्चियों के साथ रोज बलात्कार होता था। ये दिस इज जस्ट आई वॉश। कारवां के रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 12 बच्चियों ने CBI को बताया है कि उन्होंने शेल्टर होम में हत्याएं होते हुए देखी हैं। 13 बच्चियों ने यह कहा कि बाहरी लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया और कई ने यह कहा कि उन्हें होटलों में भी ले जाया गया था। कहा जाता है कि बिहार सरकार के बड़े बड़े नेता और अधिकारी आते थे और ब्रजेश ठाकुर के होटल में रुकते थे और उनके लिए शेल्टर होम से लड़कियों को बाकायदा सजा धजा कर मेकअप कर लाया जाता था। लगभग सभी बच्चियों ने यह स्वीकार किया कि उनके साथ रेगुलर तरीके से यौन शोषण किया जाता था। आइए आपको अलग अलग बच्चियों के द्वारा दिए गए बयान हूबहू बताते हैं। एक बच्ची ने यह बताया कि जिस आदमी को वह मामू कहती थी, उसने घर पर काम करने वाली किरण और मीनू आंटी की मदद से उसके साथ बलात्कार किया। इसके बदले में उन्होंने किरण आंटी को पैसे भी दिए थे। ये मामू असल में ब्रजेश ठाकुर का मामा था जो उसी बिल्डिंग में रहता था। हाल ही में इसकी मृत्यु बीमारी के कारण तिहाड़ जेल में हो गई है। दूसरी बच्ची बताती है कि वहां रोज रात को किरण आंटी कीड़ा का दवा बोलकर नींद की दवा सभी लड़कियों को देती थी। किरण आंटी बाहर से लोगों को बुलाती थी और लड़कियों के साथ बलात्कार करवाती थी। कई बच्चियों ने यह बात बताई कि ब्रजेश और रवि रोशन ने लड़कियों से जबरदस्ती छोटे छोटे कपड़ों पे भोजपुरी के गंदे गंदे गानों पर डांस करवाता था। एक और लड़की बताती है कि किरण और ब्रजेश सर ने एक लड़की को गला दबाकर जान से मारे थे। मैंने उसके लाश को बाहर के गड्ढे में किरण आंटी के कहने पर दबाया था। एक और बच्ची बताती है कि डैश और डैश ने ब्रजेश ठाकुर के कहने पर कई लड़कियों को मारा है और उनको इस वक्त दूसरे शेल्टर होम में भेज दिया गया है। इससे पता चलता है कि ब्रजेश शेल्टर होम के लड़कियों से भी जबरदस्ती हत्याएं करवाता था। एक लड़की ने CBI को दिए बयान में बाकायदा उन 2 लड़कियों का नाम भी लिया है जिसने ब्रजेश के कहने पर कई हत्याएं की हैं। लेकिन बिहार पुलिस हो या फिर CBI हो, इन दोनों में से किसी ने उन 2 लड़कियों की तफ्तीश या फिर उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की। क्या ये 2 लड़कियां वही थी जिसे केस शुरू होने से पहले नेपाल पहुंचाया गया था? इसका जवाब आज के समय में किसी के पास नहीं है। इस वीडियो में सभी लड़कियों के CBI को दिए बयान को बता पाना मुश्किल है, तो मैंने इन सभी लड़कियों के हूबहू बयान की कॉपी डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दी है। कोर्ट में दिए गए बयान के मुताबिक लड़कियों के लिए सबसे भयानक दिन मंगलवार का होता था। ये वो दिन होता था जब बच्चियों को काउंसलिंग के लिए बाहर ले जाया जाता था। नाम होता था काउंसलिंग, लेकिन वहां बच्चियों की सप्लाई होती थी। एक बच्ची ने इसका विरोध किया था तो उसकी पिटाई की गई, इतनी पिटाई कि उसकी मौत हो गई। एक दर्जन लड़कियों ने यह गवाही दी कि उन्होंने हत्याएं होते हुए देखी हैं, लेकिन फिर भी CBI ने हत्या की एंगल से जांच नहीं की। तब मार्च 2019 में पत्रकार निवेदिता झा की तरफ से फौजिया शकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और कहा कि CBI हत्या और तस्करी की जांच ही नहीं कर रही है, जिसका बच्चियों ने अपने बयान में खुलासा किया था। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और CBI को आदेश दिया कि वो हत्या और तस्करी की एंगल से भी इस मामले की जांच करें। कोर्ट ने IT एक्ट के तहत भी जांच करने का आदेश दिया, क्योंकि कई बच्चियों ने यह भी कहा था कि बलात्कार करते हुए उनका वीडियो भी बनाया गया था। इसके 2 महीने बाद मई 2019 में CBI ने कोर्ट को बताया कि 11 बच्चियों की हत्या हुई है और 4 अक्टूबर 2018 को उन्हें शेल्टर होम से एक कंकाल भी बरामद हुआ है। बेहद खौफनाक खबर से, जहां बालिका सुधार गृह में 11 लड़कियों की हत्या कर दी गई है। कुछ जगहों पर CBI ने खुदाई भी की है जहां पर कुछ हड्डियां मिली हैं।
दैनिक भास्कर के मुताबिक 3 जून 2018 को सीबीआई सिकंदरपुर शमशान घाट से अस्थियां जब्त की थी और कहा कि शेल्टर होम में मरी बच्चियों को यहीं दफन किया गया था। सीबीआई ने यह भी कहा कि ब्रजेश ठाकुर का ड्राइवर विजय तिवारी और शेल्टर होम का सफाई कर्मी कृष्ण राम ने ही बच्चियों को शमशान में दफन करने की बात कबूली है। लेकिन 7 महीने बाद सीबीआई ने वक्त और हालात सब बदल दिए। 8 जनवरी 2020 सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया कि शेल्टर होम में किसी भी बच्ची की हत्या नहीं की गई थी, जबकि यही सीबीआई 7 महीने पहले कोर्ट को बताती है कि कम से कम 11 बच्चियों की हत्या हुई है। पर बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि किसी भी लड़की की हत्या नहीं हुई। शेल्टर होम के पीछे मिले कंकाल किसी और के हैं। इस केस की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस वक्त आरोपियों के लिस्ट में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के नाम टॉप पे थे। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई की बेंच ने इस केस को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, ये कहते हुए कि इस केस की सुनवाई 6 महीने में पूरी करें और सजा सुनाएं, और साथ ही ब्रजेश ठाकुर को बिहार की जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि मुजफ्फरपुर में इसकी शक्ति और प्रभाव इतना है कि इलाके के निवासियों को लड़कियों के चीखों के बारे में पता था, लेकिन कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। हम जाते आते थे ना तो बहुत लड़की लोग के हल्ला होता था। इस पे एक पड़ोसी का कहना था कि ब्रजेश ठाकुर एक दबंग किस्म का इंसान है, इसीलिए किसी ने उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। डरते हैं नामबल आदमी तो क्यों नहीं डरेंगे। पुलिस द्वारा इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रवि रोशन भी शामिल थे। रवि रोशन हमेशा से ये बात कहते आए कि उन्हें फंसाया गया है और बड़े बड़े नामों को बचाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा अक्सर शेल्टर होम आते थे और लड़कियों के साथ लंबे समय तक रहते थे। इन सब आरोपों पर मंजू वर्मा कहते हैं कि सीबीआई को जांच करने दीजिए, अगर मेरे पति दोषी पाए गए तो मैं अपने पति को खुद फांसी लटका दूंगी। मैं आज भी उतने डर के चोट पर कहती हूँ कि मेरा पति निर्दोष है और निर्दोष साबित होंगे। लेकिन उस वक्त पुलिस चंद्रशेखर वर्मा के इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट थी, लेकिन चंद्रशेखर वर्मा फरार थे और पुलिस को मिल नहीं रहे थे। जरा सोचिए, एक महिला जो राज्य सरकार में समाज कल्याण मंत्री है और उसके पति को पुलिस बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में ढूंढ रही है, लेकिन वो फरार है क्योंकि साहब ये बिहार है। इससे पहले कि मैं आगे की डिटेल्स बताऊं, थोड़ा मंजू वर्मा के बारे में आपको बता देता हूं। मंजू वर्मा की राजनीति की बात करें तो उन्होंने 2006 में अपने पैतृक गांव श्रीपुर पंचायत से पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2010 में उनकी किस्मत गजब की पलटी मारती है और उन्हें चेरिया बरियारपुर से जेडीयू का टिकट मिल जाता है और नीतीश कुमार की लहर में वो चुनाव भी जीत गई। 2015 में मंजू वर्मा को फिर महागठबंधन का फायदा मिला और जेडीयू के टिकट पर फिर वो चुनाव जीत गई, लेकिन असल लॉटरी तो इस बार लगनी थी। इस बार मंजू वर्मा को कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्रालय मिल गया। इसके बाद इनकी डिपार्टमेंट ने जो काम किया वो सारी दुनिया जानती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसआईटी की टीम चंद्रशेखर वर्मा और मंजू वर्मा के घर पर रेड मारती है, जहां से काफी मात्रा में गोला बारूद मिलती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है और फाइनली शेल्टर होम केस खुलने के 2 महीने बाद मंजू वर्मा अपने मंत्री पद से इस्तीफा देती हैं। 34 बच्चियों से बलात्कार के मामले में पहला सियासी विकेट गिर गया है। समाज कल्याण मंत्री बिहार की मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ महीने बाद नवंबर 2018 में जस्टिस लोकुर और गुप्ता ने बिहार डीजीपी को बुलाया और फटकार लगाते हुए उनसे पूछा कि मंजू वर्मा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। एक कैबिनेट मंत्री आपसे गिरफ्तार नहीं हो रही है, ये बिहार पुलिस के लिए बड़ी जबरदस्त बात है। इसके 1 हफ्ते के अंदर ही मंजू वर्मा ने लोकल कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें 3 महीनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। और कमाल ये देखिए कि उनको जेल से निकले जुम्मा 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मार्च 2019 में मोदी सरकार के बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह के साथ मंच साझा कर रही थी और बीजेपी के लिए लोकसभा 2019 के इलेक्शन में अलग अलग मंच से वोट मांगती हुई दिखी। बीजेपी तो बीजेपी, लेकिन जेडीयू भी पीछे नहीं रही और 2020 के विधानसभा चुनाव में मंजू वर्मा को बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया, ये जानते हुए कि उनके और उनके पति का शेल्टर होम कांड में इन्वॉल्वमेंट थी और जिस वक्त उन्हें टिकट दिया गया उस वक्त वो जमानत पर बाहर थी।
दरअसल उस सीट पर कुशवाहा जाति का अच्छा खासा वर्चस्व है और मंजू वर्मा भी उसी जाति से आती हैं और उनकी वहां अच्छी खासी पकड़ भी है। ये सीट उनकी पारिवारिक सीट भी रही है। साल 1980 में वहां से जगन्नाथ मिश्र की सरकार में उनके पिता सुखदेव महतो विधायक रहे थे। पार्टी ने टिकट देने में बहुत तेज तरारी दिखाई, लेकिन जनता के आगे फेल हो गई। मंजू वर्मा को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उस वक्त वहां के लोगों में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को लेकर बहुत गुस्सा था। ये वीडियो देखिए। चेरिया बरियारपुर विधानसभा का नाम बदनाम राष्ट्रीय स्तर पर कर चुके हैं। समाज कल्याण मंत्री पति को दलाल के रूप में फिक्स कर दिया था। उनके पति जाते क्यों थे शेल्टर होम में? क्या वो मंत्री थे क्या? CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड ये बताती है कि चंद्रशेखर वर्मा और ब्रजेश ठाकुर ने जनवरी से मई 2018 के बीच 17 बार से ज्यादा एक दूसरे से कॉल पर बात की है। लेकिन इन सबूतों के बावजूद भी CBI ने मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को क्लीन चिट दे दी। अगस्त 2018 में जस्टिस मदन लोकुर, दीपक गुप्ता और केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले को स्टेट स्पॉन्सर्ड इंसिडेंट कहकर पुकारा। जी हाँ, राज्य प्रायोजित घटना। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बिहार सरकार से कुछ कड़वे सवाल पूछे थे कि क्या सरकार ने इस शेल्टर होम को चलाने वाली NGO को वेरीफाई किया था, और यदि आप NGO को बिना वेरीफाई किए हुए उसे पैसे दे रहे हैं तो इस केस में राज्य सरकार की भागीदारी उतनी ही है जितनी की ब्रजेश ठाकुर और उसकी साथियों की। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी गलत काम राज्य सरकार के देख रेख में हो रहे थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव और RJD पूरे राज्य में BJP और नीतीश कुमार के खिलाफ धरने और सड़क पर उतर गए थे। लोगों के अंदर उस वक्त सरकार के खिलाफ गुस्सा था और वो सड़क पर दिख भी रहा था। फिर देश के अलग अलग 12 पार्टियां एक साथ आकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते हैं। घटना निंदनीय है, सब लोगों को शर्मसार करने वाला है। नीतीश कुमार देश के सबसे डरपोक मुख्यमंत्री हैं। 20 दिसंबर 2018 को CBI अपनी फाइनल चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट को सौंपती है। हालांकि CBI की चार्जशीट में 21 आरोपियों के नाम थे, लेकिन इनमें से किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का नाम शामिल नहीं था। आरोपियों में से एक नाम डॉक्टर अश्विनी का था, जिन पर बच्चियों ने बलात्कार और नशीली दवाएं देने का आरोप लगाया था। इसी डॉक्टर अश्विनी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अश्विनी का बयान CBI दर्ज नहीं कर रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अश्विनी बड़े बड़े नामों का खुलासा कर रहे हैं और इन नामों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 IAS अधिकारी अतुल प्रसाद और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं। अश्विनी के वकील ने CBI पे आरोप लगाते हुए कहा कि CBI बड़े बड़े नामों को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। उसके बाद अदालत ने उनकी पिटीशन को CBI को भेज दी थी, जिसके बावजूद भी तीनों में से किसी को आरोपी नहीं बनाया गया। इस केस की FIR दर्ज होने से पहले ही कुछ लड़कियों को शेल्टर होम से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया था। 2018 में सुपौल के सांसद रंजीत रंजन ने इस मामले को लोकसभा में उठाते हुए कहा, 28 मार्च को टेस्ट की रिपोर्ट आती है, 2 महीने तक रिपोर्ट को छिपा के रखा जाता है। 31 मई को FIR होती है, लेकिन 28 मई को लड़कियों को 3 जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, मधुबनी, पटना, मोकामा। मैंने पहले भी कहा था, उन बच्चों का सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? आज वो बच्चियां कहाँ पर हैं? कौन सी है? किसी को नहीं मालूम है और सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। अतुल प्रसाद जो समाज कल्याण विभाग के सचिव थे, वो जनवरी 2019 में बताते हैं कि लड़कियों को उनके देख रेख में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इसके बारे में अतुल प्रसाद को छोड़कर उसी विभाग के किसी भी अधिकारी को जानकारी तक नहीं थी और यही चीज अतुल प्रसाद की भूमिका पर सवाल उठाती है। मैंने ही उसका उद्भेदन किया और मैंने ही उन लड़कियों को बचा करके वहाँ पर अलग ले गए, फिर उनकी इलाज कराया। इस केस की पहली जांच अफसर रही ज्योति कुमारी के अनुसार जब उन्होंने शेल्टर में छापा मारा था तो उस वक्त वहां 46 लड़कियां थी जिनकी उम्र 8 से 17 साल के बीच थी। उसी दिन उनमें से 2 लड़कियों के बयान दर्ज होने से पहले ही उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया गया था और बाकी लड़कियों को भी बिना पूछताछ किए उन्हें अलग अलग 3 शेल्टर होम में भेज दिया गया और ये सारी चीजें समाज कल्याण विभाग और उनके अधिकारियों के आदेश पर हुई। उसी वक्त मधुबनी के शेल्टर होम में मुजफ्फरपुर से 14 लड़कियों को शिफ्ट किया गया था। ज्योति
ज्योति बोलती हैं कि मधुबनी की 13 लड़कियां मानसिक रूप से बीमार थी, इसीलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। लेकिन ज्योति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि 14वीं लड़की का क्या हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि मधुबनी के उस शेल्टर होम से जुलाई 2018 में 14 में से एक लड़की सुबह तकरीबन 3:30 बजे वहां से भाग गई थी। लेकिन शक ये बात पैदा करती है कि उस लड़की का पता आज तक नहीं चला। आखिर वो भागकर कहां गई? कि मधुबनी से वो बच्ची गायब है। नीतीश कुमार जी को हम समय देते हैं 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के अंदर मधुबनी से जो बच्ची जो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से शिफ्ट कराई गई थी, जो सब कुछ जानती थी, अगर वो बच्ची को ढूंढ के नहीं लाते तो इसके लिए हम बड़ा आंदोलन मधुबनी जाकर के हम करने का काम करेंगे। 1 दर्जन से भी अधिक लड़कियों के आवाज को दबा दिया गया जो हत्याओं के राज खोल रहे थे, और समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारियों और कई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के नाम बाहर ला सकते थे। सीबीआई की जांच में कमियां स्पष्ट नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि सीबीआई ने जानबूझकर गवाहों और सबूतों को नजरअंदाज कर दिया है। सरकार जिसकी रहती है ना, सीबीआई भी उसी का रहता है। इस केस में बच्चियों के अलावा 3 और गवाह थे, जिसमें ब्रजेश ठाकुर का एक किराएदार, एक पड़ोसी और समाज कल्याण विभाग का एक निचली स्तर का अधिकारी था। किराएदार ने कम से कम 2 सीनियर पॉलिटिशियंस का नाम लिया जिनका शेल्टर होम में आना जाना लगातार लगा हुआ रहता था, जिसमें एक राज्यसभा सांसद का नाम आया, वहीं दूसरा नाम बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य का था। ब्रजेश ठाकुर का किराएदार सेम उसी बिल्डिंग में रहता था जिसमें प्रेस और शेल्टर होम चलता था, और रात में उस बिल्डिंग के गार्ड के रूप में काम भी करता था। और हम जानते हैं कि एक गार्ड को सबसे अच्छे से पता होगा कि उस बिल्डिंग में कौन आता कौन जाता है। तो उसके गवाही के मुताबिक एमएलसी आजाद गांधी अक्सर ब्रजेश ठाकुर के घर आते थे। वह ब्रजेश ठाकुर के घर खाना भी खाते थे और शेल्टर होम भी जाते थे। ब्रजेश का RM पैलेस होटल जो शेल्टर होम से नजदीक ही था, वहां भी इनका आना जाना लगा रहता था। ये वही होटल है जहां शेल्टर होम के बच्चियों को लेकर जाया जाता था। कई बच्चियों ने अपनी गवाही में ये बात स्वीकारी भी है। आजाद गांधी बिहार के सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। ये 2002 से 2007 के बीच जेडीयू से एमएलसी रह चुके हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान मई 2019 में ये जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, और इसके 5 महीने बाद सितंबर 2019 में इन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। मजे की बात ये देखिए कि जो पार्टी शेल्टर होम कांड के दौरान बीजेपी और जेडीयू पर सवाल उठा रही थी, आजाद गांधी की गिरफ्तारी की मांग तक कर रही थी, वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने महज 6 महीने बाद आजाद गांधी को बारी बारी अपना लिया। ये पार्टियां और ये नेता किसी के सगे नहीं हैं। ये वही करेंगे जो इनके हक के लिए होगा, चाहे वो बलात्कारी को पनाह ही देना क्यों ना हो। जब आजाद गांधी से पूछा गया कि आप शेल्टर होम क्यों जाते थे, तो उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाओगे। उन्होंने बताया कि मैंने कभी नहीं देखा कि मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम कहां है, और ना ही मैं कभी वहां गया हूं। फिर से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एक बार ब्रजेश के घर गए थे जब उनके बड़े बेटे की शादी थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आजाद गांधी का नाम तक नहीं शामिल किया और ना ही उनसे पूछताछ करने की कोशिश की। ब्रजेश के किराएदार और उस बिल्डिंग के गार्ड ने अपने बयान में आगे कहा कि ब्रजेश ठाकुर का एक और नेता रामनाथ ठाकुर के साथ गहरा संबंध था। गवाहों के मुताबिक रामनाथ ठाकुर शेल्टर होम अक्सर आया करते थे और लड़कियों से मिलने भी जाते थे। रामनाथ ठाकुर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर आजादी के बाद बिहार के उभरने वाले सबसे बड़े नेता थे। इनकी राजनीतिक विरासत पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता आज भी दावा करते हैं। अगर बात उनके बेटे रामनाथ ठाकुर की करें तो ये लालू प्रसाद यादव की पहली कैबिनेट में गन्ना एवं उद्योग मंत्री रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट में भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री रहे थे, और इसके बाद अलग अलग समय पर कानून मंत्री और सूचना मंत्री भी रह चुके हैं, और अभी जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं। और पिछले ही महीने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये कृषि राज्य मंत्री बने हैं। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रामनाथ ठाकुर की इस केस में इन्वॉल्वमेंट उनके पिता कर्पूरी ठाकुर के छवि को धूमिल करता है। जब रामनाथ ठाकुर से इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ब्रजेश ठाकुर के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा है जो उनके पिता के समय से शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो शेल्टर होम गए थे। कमाल की बात ये देखिए कि रामनाथ ठाकुर भी सीबीआई की चार्जशीट से गायब थे। इन्हें सीबीआई खुद डिफेंड करती हुई नजर आई। सीबीआई की चार्जशीट पढ़कर ऐसा लगता है कि किराएदार सहित उन सभी बच्चियों के दिए गवाही को सीबीआई ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया।
जाहिर सी बात है कि सीबीआई की राजनीतिक मजबूरी रही होगी, लेकिन हमारी नहीं है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। सीबीआई ने इस केस में बड़े पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए सुरागों को भी नजरअंदाज किया है, और वो इस बात से पता चलता है कि अगस्त 2018 के शुरुआत में मुजफ्फरपुर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने बिहार के ट्रायल कोर्ट को अपनी सुपरविजन रिपोर्ट सौंपी थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि ब्रजेश ठाकुर एक सेक्स रैकेट चलाता था और बड़े बड़े सरकारी टेंडर पाने के लिए नेताओं और अधिकारियों के पास लड़कियों की सप्लाई करता था। ये बात ब्रजेश के करीबी और इस केस में गवाह रहे रवि रोशन का भी कहना था, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में ट्रैफिकिंग यानी कि तस्करी का कोई भी जिक्र नहीं है। बिहार के एक जर्नलिस्ट संतोष कुमार जो इस केस को बहुत करीब से देख रहे थे, उनका कहना था कि 44 लड़कियों में से 7 लड़कियां ऐसी थी जो उस वक्त प्रेग्नेंट अवस्था में पाई गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है, लड़कियों का मेडिकल कराने के लिए आया था और वो 7 लड़कियां प्रेग्नेंट थी। लेकिन इस बात को रिपोर्ट में नहीं आने दिया गया और इस चीज के लिए वो इल्जाम लगाते हैं अतुल प्रसाद पे। अतुल प्रसाद को मैं जानता हूँ, बहुत बड़ा कलाकार आदमी है और इसकी कलाकारी पकड़ना बहुत ही मुश्किल का, इतना महीन तरीके से कलाकारी करता है ये। आप आज सलाखों से बाहर इसलिए है कि नीतीश ने आप पर मेहरबानी दिखाई है, तो सीबीआई के शिकंजा में आप ही रहते। लेकिन अतुल प्रसाद की कैरेक्टर और इस केस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर सीबीआई ने कभी जांच नहीं की और इन पर इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करने का आरोप लगता है। ये वही अतुल प्रसाद हैं जो आगे चलकर बीपीएससी के चेयरमैन बनते हैं। कहा जाता है कि इस केस को अच्छे से दबाने के बदले ही अतुल प्रसाद को तोहफा मिला था और बीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे। कोर्ट ने इस मामले पर आंख मूंदने के लिए मुजफ्फरपुर डीएम और अतुल प्रसाद के खिलाफ इंक्वायरी का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने कह दिया था तो इंक्वायरी तो होना चाहिए था, लेकिन सीबीआई ने ऐसी कोई भी इंक्वायरी नहीं की। जब जून 2018 में रवि रोशन को बिहार पुलिस पहली बार अपनी रिमांड पर लिया था, रोशन ने पूछताछ में कहा कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पीए अमरेश कुमार अमर भी इन सब चीज में शामिल थे। रवि रोशन ने पूछताछ के दौरान कुल 7 अधिकारियों के नाम लिए थे, उनमें से अतुल प्रसाद और दिवेश कुमार शर्मा का भी नाम था। समाज कल्याण विभाग के ही अधिकारी दिवेश कुमार शर्मा के अनुसार 29 मई को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से बच्चियों को 4 अलग अलग शेल्टर होम में ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि जहां ट्रांसफर किया गया था उन शेल्टर होम्स के सुपरिटेंडेंट ने सीबीआई को बताया कि उनके यहां 30 मई को बच्चियों को लाया गया था, जबकि एक ने कहा कि 31 मई को पहुंचाया गया था, जबकि ये सभी शेल्टर होम्स मुजफ्फरपुर से 150 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर हैं। तो समाज कल्याण विभाग पर बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 घंटे की दूरी तय करने में विभाग को 2 दिन क्यों लग गए? आखिर बच्चियों को 2 दिन कहां रखा गया था? हमारे सीबीआई के तेज तर्रार अफसर इसकी जांच भी नहीं कर सके। मैंने इन सभी बयानों की हूबहू कॉपी और सीबीआई की चार्जशीट को डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दिया हूं, तो एक बार जाकर वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। दी कारवां की रिपोर्ट के अनुसार 2 ब्यूरोक्रेट्स और 3 सीनियर ऑफिसर थे जो जांच शुरू होने से पहले शेल्टर होम से बच्चियों को अलग अलग करने के लिए जिम्मेदार थे। इनमें से 2 ब्यूरोक्रेट्स और एक ऑफिसर को उस साल बिहार पुलिस की रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था और सीबीआई ने उनमें से एक के घर छापा भी मारा था। इन तीनों के नाम राजकुमार, सुनील झा और अतुल प्रसाद हैं। कुमार एक आईएएस ऑफिसर हैं और उस वक्त समाज कल्याण विभाग के तीसरे सबसे हायर ऑफिसर थे। पुलिस का मानना था कि बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के बारे में इन्हें जानकारी थी, इसीलिए बिहार पुलिस ने सीबीआई से सिफारिश की थी कि राजकुमार से शक के आधार पर पूछताछ की जाए, लेकिन सीबीआई ने इनकी भूमिका डाउटफुल नहीं समझा। वहीं सुनील झा बिहार चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के सलाहकार थे। इनका नाम सबसे पहले जून 2018 में गवाह रवि रोशन के द्वारा लिया गया था। रोशन ने बिहार पुलिस को बताया था कि सुनील झा को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह इसके बारे में चुप रहा। अब बात करें अतुल प्रसाद की, तो साल 2018 में ये बिहार समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे और इनके आचरण पर पुलिस और बाद में कोर्ट ने संदेह भी जताया था, लेकिन सीबीआई ने इन तीनों को क्लीन चिट दे दिया। आखिरकार जनवरी 2020 में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई पूरी होती है और दिल्ली की साकेत कोर्ट 20 जनवरी 2020 को 1546 पेजेस की जजमेंट में कुल 19 लोगों को दोषी ठहराती है, जिसमें ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास और 32 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाती है। बाकी 18 लोगों की सजाएं कुछ इस तरीके से थी। इस केस के ऊपर शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम भक्षक है और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी।
वहीं 2023 में एक नफीसा नाम की फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया जो बेस्ड है इसी केस पे। ये तो बात रही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की, लेकिन टीस की ऑडिट रिपोर्ट मुजफ्फरपुर सहित कुल 15 शेल्टर होम्स पर सवाल खड़ी करती है। लेकिन बदहाली ये देखिए कि सारे अखबार, न्यूज, मीडिया, कैमरे, माइक सभी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर अटक गए। किसी ने बाकी 14 शेल्टर होम्स की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। अगर बाकी शेल्टर होम्स के बारे में ज्यादा बारीक से जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद ऐसी ही सिमिलर कहानियां अलग अलग स्टेट के कई शेल्टर होम से आ रही थी, जिनमें बिलासपुर, देवरिया, गोरखपुर, रायपुर, पटना और देश के बहुत सारे शेल्टर होम्स शामिल थे जहां बच्चियों का यौन शोषण किया जा रहा था। कि वो जानवरों की जैसा पेश आती है, ऐसा कोई दिन भी नहीं होगा ना कि गाली से बिना मार से नहीं रह सकते, बहुत मारती है। जैसे आज हमारे साथ में मैं जब उस लड़की से मिला तो मैं हैरान था, क्योंकि उसके शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान दिख रहे थे। ये देखकर मैं हतप्रभ हो गया कि आखिर ये बिहार में पॉसिबल है क्या अब भी, क्योंकि जंगल राज कहा जाता था पहले के समय में और नीतीश कुमार को तो सुशासन बाबू कहा जाता है। जो लड़की अपने मर्जी से करती है तो कुछ नहीं तो खाना में मिला के सेक्स किया जाता है, जो मेरे साथ में भी हो चुका है। यहाँ तक कि बात करते करते वो लड़की बीच बीच में लगातार रोए जा रही थी और उसके आंखों में डर और वहाँ के वार्डन के लिए नफरत साफ झलक रहा था। जिंदगी नर्क है, कौन नर्क जिंदगी जीतना चाहता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन सभी लड़कियों का क्या हुआ जिन्हें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से रेस्क्यू किया गया था, और वो कहां गई और इस वक्त क्या कर रही हैं। तो इन शेल्टर होम्स के लड़कियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने उस वक्त उन्हें होटल मैनेजमेंट की स्टडी के लिए बेंगलुरु भेजा था, और अब वो मल्टीनेशनल 5 स्टार होटल्स में फ्रंट डेस्क संभाल रही हैं लड़कियां। 34 में से 17 लड़कियां इस वक्त कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होटल मैनेजमेंट का काम कर रही हैं, जिससे वो एवरेज 3.5 लाख रुपए सालाना कमा रही हैं। ये सब कहना है बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जबकि इस केस को बहुत ही बारीकी तरीके से समझने वाले पत्रकार संतोष सिंह का कहना कुछ और ही है। जिस लड़की के बारे में ये बेंगलुरु बोल रहे हैं ना, हम दावे के साथ आपको ऑन स्क्रीन कह रहे हैं, जो लड़कियां वहां थी उसमें से अगर एक भी लड़की बेंगलुरु के किसी होटल में आज काम कर रही है, हम भी पत्रकार हैं और हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत मजबूत है। वो सारी लड़कियां आज मोकामा का जो एक शेल्टर होम है उसमें रह रही है। बिहार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह इस विभाग को बिहार सरकार की सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक बताती हैं। उनका मानना था कि सीनियर ऑफिसर्स की जानकारी के बिना एक शेल्टर होम में दुष्कर्म जैसी चीजें हो ही नहीं सकती। बड़े अधिकारी के जानकारी के बगैर इतना बड़ा घपला घोटाला हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं। उन्होंने बिना किसी के नाम लिए एक इंसिडेंट के बारे में बताया कि एक शेल्टर होम का ठेकेदार जिसके खिलाफ उन्होंने जांच का आदेश दिया था, वो उन्हें धमकाने के लिए उनके ऑफिस पे आ गया था। आपको बता दूं कि परवीन अमानुल्लाह ने उस वक्त अचानक से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कारण बताया कि मौजूदा सिस्टम में उन्हें ईमानदारी से काम करने में मुश्किल हो रहा है। Massive setback for the Nitish Kumar government in Bihar. State Social Welfare Minister Parveen Anamullah has resigned from her cabinet post, citing corruption within the party as the reason for her decision. तो मन में सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त परवीन अमानुल्लाह को अंदेशा लग गया था कि जिस सोशल वर्क को वो आगे बढ़ाने के लिए सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बनी हैं, वही काम वो उस पद पर बैठकर नहीं कर सकती, क्योंकि उनका पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है। आपने रिजाइन कर दिया था कि समाज कल्याण विभाग में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उस समय में सरकार को चेतना चाहिए था और जो गड़बड़ियां थी उसे दुरुस्त करना चाहिए था? ये हम कहेंगे कि सिस्टम तो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है और कहीं से कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसी करप्ट सिस्टम से, उसी सड़े हुए सिस्टम से फायदा लिया जा रहा है। सिस्टम नेता लोग बनाते हैं और नेताओं को हम चुनते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जात पात से ऊपर उठकर अच्छे नेता को चुने। आज के समय में अगर आपको एक छोटा सा फोन भी खरीदना हो तो आप उसके बारे में सब कुछ पता करते हैं, लेकिन जैसे ही बात सांसद विधायक चुनने पर आती है तो हम बिहारी अपनी जात बिरादरी वालों को वोट दे देते हैं। एक बार अपने क्षेत्र के कैंडिडेट के बारे में पता कीजिए और ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो आपके लिए काम करे, जो बिहार के लिए काम करे, जो बिहार के विकास के लिए काम करे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें सजेस्ट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।